न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला अब तो भारत ही जीतने वाला है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सरफराज खान और विराट कोहली ने कर दिया है न्यूजीलैंड पर ऐसा प्रहार कि चौथे दिन हो जाएगी कीवी टीम की करारी हार। आखिरकार कैसे भारतीय टीम अब इस टेस्ट मैच को, जो कि पारी से हारने जा रही थी, वहां अब जीत दर्ज करेगी, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय टीम पहली पारी में 46 रन पर ऑल आउट हो गई थी। जवाब में 402 रन बना दिया न्यूजीलैंड की टीम ने। एकमात्र शतक न्यूजीलैंड के लिए आया रचिन रविंद्रा का, लेकिन जो उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की 137 रनों की टीम सऊदी के साथ में, जो कि न्यूजीलैंड की पारी की सबसे बड़ी साझेदारी थी, सेकंड जो बेस्ट साझेदारी थी उस पारी की, वो 75 रनों की थी। भारतीय टीम के सामने अब चुनौती यह थी कि 356 रन बनाओ, नहीं तो पारी से हारो। लेकिन जब दूसरी पारी में भारतीय टीम पारी की हार को बचाने के लिए मैदान पर उतरी, तो वहां पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने जबरदस्त शुरुआत दी। पहली पारी की गलतियों को ना दोहराते हुए जबरदस्त अंदाज में बैटिंग की गई। जिस तरीके से बॉल आ रही थी उस तरीके से जवाब दिया जा रहा था। 72 रनों तक साझेदारी टीम इंडिया की पहुंच गई थी। लगने लगा था कि एक बड़ी साझेदारी 150-200 की ओपनिंग स्टैंड हो सकती है। तभी यहां पर जायसवाल कर बैठते हैं एक सबसे बड़ी भूल, कदमों का इस्तेमाल एजाज पटेल के खिलाफ में, और अचानक से वो गेंद सीधी रहती है और स्टंप कर दिए जाते हैं। जब भारत का पहला विकेट गिरता है तो लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि विराट भी फॉर्म में नहीं थे। विराट कोहली मैदान पर आते हैं और तब तक रोहित शर्मा अपना जलवा बिखेरते हैं। रोहित इस बीच अपना 50 पूरा कर लेते हैं। साझेदारी 23 रनों की हो जाती है काफी तेजी से, लेकिन तभी एक अनफॉर्चुनेट तरीके से डिसमिसल होता है रोहित शर्मा का। फिर से गेंदबाज एजाज पटेल होते हैं, डिफेंस करते हैं, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद जो है वो लुढ़कती हुई चली जाती है सीधे विकेट पर, और भारत का 95 रन पर दूसरा विकेट गिरता है। भारत मुश्किल में होता है, क्योंकि अभी भी अगर देखें तो खेल लगभग 2 घंटे का बाकी था दिन में, और न्यूजीलैंड की टीम जो है बिल्कुल खुश नजर आ रही थी। लेकिन जब सरफराज खान मैदान पर उतरते हैं, जिस तरीके से सरफराज खान ने बैटिंग किया, पॉजिटिव इंटेंट दिखाया, सरफराज खान और रोहित शर्मा के बीच में जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई, न्यूजीलैंड जितने उनके प्लेयर्स थे उस सब के सब जो है फ्रस्ट्रेट होने लगे। नतीजा यह हुआ कि भारत ने उस सत्र में 6.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए, और कुल मिलाकर एक सत्र के अंदर में भारत ने 170 से ज्यादा रन बना दिए। इसका मतलब यह हुआ कि जब दिन का खेल खत्म हुआ तो भारत ने 231 रन बनाए 3 विकेट पर। लेकिन जो आखिरी गेंद थी उसने विराट कोहली को चलता कर दिया। ग्लेन फिलिप्स की वो गेंद थी, बल्ले का महीन किनारा, विकेटकीपर ने दूसरे अटेम्प्ट में गेंद को गैदर किया, और ऐसे में विराट कोहली आउट होकर पवेलियन चले गए। लेकिन अब यहां से भारत सिर्फ 125 रन पीछे है। कहां पर एक समय था कि 356 रन से पीछे था, पारी की हार का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब भारत अगर देखें तो सिर्फ 125 रन पीछे है। पहले विकेट के लिए 72 की साझेदारी और तीसरे विकेट के लिए 136 की जो भागीदारी है, उसने कम से कम भारतीय आने वाले बल्लेबाजों को एक कॉन्फिडेंस तो जरूर दे दिया है कि अब वो भी आकर साझेदारी बिल्ड कर सकते हैं। यानी कि भारतीय टीम के लिए सरफराज खान जैसा कद्दावर खिलाड़ी अभी क्रीज पर मौजूद है, और हालिया दिनों में अगर देखें तो सरफराज खान काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, और जिस प्रकार की उनकी बैटिंग रहती है, हमेशा अटैक करते हैं, स्पिनर्स हो पेसर हो, तो हमेशा अच्छे तरीके से खेलते नजर आए हैं। हमने देखा भी कि तीसरे दिन किस तरीके से सरफराज खान ने अपने बल्ले का जौहर दिखाया, अपर कट किया, जिस तरीके से स्लैश करके छक्का लगाया, स्पिनर्स पर जिस तरीके से उन्होंने हमला बोला है। अगर सरफराज खान लंच तक टिके रह गए, साथ में अगर कोई खिलाड़ी उनके साथ मिलकर के पार्टनरशिप बिल्ड कर देता है, तो इसका मतलब यह होगा कि भारत ना सिर्फ लीड पाटेगा, बल्कि उसके बाद दबाव जो होगा वो न्यूजीलैंड की टीम पर बढ़ती चली जाएगी। अब रणनीति यह है कि पहले न्यूजीलैंड का जो 125 का बढ़त है, भारत को उसको तोड़ना होगा, उस बढ़त को खत्म करना होगा। उस बढ़त को खत्म करने के लिए सरफराज खान और उनके साथ चाहे केएल राहुल आएंगे बैटिंग करने के लिए, या फिर ऋषभ पंत अगर आते हैं, तो 100-125 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर यह भागीदारी बनता है तो भारत के पास मौका होगा कि बाकी बचे हुए चौथे दिन के जो 2 सत्र होंगे, उन 2 सत्रों में भारत अगर अपने इंटेंट पर बैटिंग कर गया तो 200 प्लस की लीड टीम इंडिया के पास में हो सकती है, और इतिहास रचने से कोई भारत को नहीं रोक सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर टीम इंडिया आराम से 200 की बढ़त बनाते ही एग्रेसिवली खेलेगी,
और फिर न्यूजीलैंड को आमंत्रित करेगी बैटिंग करने के लिए, या यह भी हो सकता है कि 5वें दिन भारत जाए और वहां तक अगर दिन भर में भारत के अगर सिर्फ 2-3 विकेट ही गिरते हैं और टीम इंडिया के पास अगर 200-250 का लीड होता है, तो यह भी हो सकता है कि टीम इंडिया मैनेजमेंट कोशिश कर सकती है कि आखिरी दिन यानी टेस्ट मैच के 5वें दिन बेंगलुरु के मैदान पर पहला 1 घंटा यानी 12 से 14 ओवर की अगर हम बात करें तो वहां पर भारतीय टीम जो है वो तेज रफ्तार से रन बना करके, यह भी हो सकता है कि तेज गति से रन बना करके 100 रन के आसपास जोड़ने की कोशिश करे, ताकि जो लीड 200 की है वो 300 की हो जाए। और इस विकेट पर 150 से 200 रन का टारगेट पूरा करना चौथी पारी में न्यूजीलैंड के बस की बात नहीं है। यहां पर तो 300 रनों का पहाड़ सरीखा लक्ष्य होगा न्यूजीलैंड के सामने। तो देखना यह होगा कि भारतीय टीम अब क्या रणनीति बनाती है। लेकिन सरफराज खान 70 रनों पर नाबाद हैं। विराट भले ही 70 रन पर आउट हो गए, लेकिन यह संकेत है कि विराट भी आने वाले समय में भारत के लिए जबरदस्त तरीके से रन बनाने वाले हैं। और सरफराज खान जिस तरह से खेल रहे हैं, 70 रन तो ब्रेकफास्ट है उनका। आई होप कि वो 200 रन जो है वो लगभग बनाएं और तब अपना लंच पूरा करें। आई होप ये काम होगा। आप भी ये सब समझते हैं कि सरफराज खान किस तरीके से खेलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या सरफराज खान भारत के लिए जीत की राह बुलंद करने वाले हैं? कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से प्री मैच शो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।